नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय माहौल पूरे देश का क्या है? सबको ये लगने लगा है कि मोदी सरकार एक वोट चोर सरकार है और चारों तरफ जो एक नारा इस समय गूंज रहा है, वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। इन नारों के बीच सत्ता के गलियारों में बहुत कुछ हो रहा है और चर्चाएं जो सोशल मीडिया में हैं, वो बिना किसी सब्सटेंस या बिना किसी मेरिट के नहीं है। चाहे वो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों ना हो या फिर अचानक से जो बीजेपी के अंदर एक सन्नाटा नजर आ रहा है वो क्यों ना हो। जिस तरीके से बौखलाहट में मोदी जी ने बिल्कुल मॉनसून सेशन के एंड में लाकर 130वां संविधान संशोधन पेश कर दिया और कहा कि भाई जो लोग हिरासत में 30 दिन के लिए रहते हैं उनको पदों से हटा दिया जाएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। उन तीनों बिल्स का भी पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। और दूसरी तरफ एक जो चर्चा बहुत तेजी से चल रही है वो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन वर्सेस चिंतन रिसर्च फाउंडेशन, यानी कि जो एक अदानी बैक्ड थिंक टैंक है वर्सेस अंबानी बैक्ड थिंक टैंक, यानी कि कुछ ना कुछ सत्ता के गलियारों में हो रहा है। और एस जयशंकर बनाम अजीत डोवल की लड़ाई एक तरीके से सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि हमें नहीं मिलेगी, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि मोदी सरकार इस समय हड़कंप में है। कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ इस समय हो रहा है। आज इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ मंत्री और जो कि बीजेपी के भी बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ हैं। यशवंत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन पब्लिक इंडिया। और सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस समय वोट चोरी की गूंज के बीच में मोदी सरकार की हालत आपको कैसी लग रही है? क्योंकि बौखलाहट चारों तरफ नजर आ रही है। आप उसको कैसे रीड करते हैं? आप तो उस पार्टी का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं और मोदी जी की भी फंक्शनिंग से आप काफी वाकिफ हैं। तो जो मौजूदा माहौल है, ये क्या दर्शाता है इस समय? जी। थैंक यू नीलू जी। आ, आपने जो प्रश्न पूछा उसका सीधा उत्तर ये है कि इस बार मोदी जी बुरे फंसे हैं। और पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन इसने इस वोट चोरी के मामले को पकड़ा है, बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए हैं और बिहार में जहां चुनाव होना है और जहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी की का इंतजाम हो रहा है, वहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। और मेरी जो खबर है, आपकी भी खबर होगी कि इस यात्रा में बहुत ही भयंकर सपोर्ट उनको मिल रहा है। लेकिन मेरी बातचीत किसी से कल हो रही थी बिहार में, उन्होंने कहा कि इन लोगों का पूरा गेम प्लान जो है, जिसमें दुर्भाग्य से जो चुनाव आयोग है वो भी पूरी तरह से शामिल है, वो ये है कि 20-25 हजार वोट हर विधानसभा में डिलीट कर दो और वो वोट उनके होने चाहिए जो सामान्यतः बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जो आरजेडी कांग्रेस को वोट देंगे या जो भी इंडिया गठबंधन है उसके लोगों को वोट देंगे। तो ऐसा अगर किया जाएगा तो जाहिर है कि फेयर चुनाव नहीं हो पाएगा और एक बार फिर जोर शोर से बीजेपी शिकायत हम जीत गए, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने वो एक नुस्खा जो है वो पकड़ लिया है चुनाव जीतने का, गलत तरीके का इस्तेमाल करके, और उसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से उनका सहभागी बन गया है। नहीं, लेकिन सर, इतनी बेशर्मी अगर किसी सरकार ने ओढ़ लिया हो, इतना वोट चोरी का कैंपेन जिसको एक मैसिव सपोर्ट मिल रहा है, आप जिधर किसी से भी बात करिए सबको लगता है कि भाई वोट चुराए गए हैं और अभी से नहीं, बड़े लंबे समय से चुराए गए हैं। तो ऐसे में क्या मोदी सरकार इसी बेशर्मी के साथ कंटिन्यू करेगी या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? आपकी क्या रीडिंग है? तो कब तक ये ऐसे कंटिन्यू करेंगे?
मैं मानता हूं कि मोदी सरकार में जो एक चीज नहीं है वो है बेशर्मी। आप भूल जाइए कि इस सरकार में या तो प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को, जो दो लोग मिलके इस सरकार को और इस पार्टी को आज के दिन चला रहे हैं, उनके अंदर शर्म नाम की कोई चीज है। और एक दफा आपने शर्म नाम की चीज से छुटकारा पा लिया तो आप किसी हद तक जा सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़े बड़े स्टेक्स हैं आज के दिन। पिछले 10-12 सालों में जो कुछ हुआ है उसको अगर गौर से देखा जाए तो इतनी भयानक गड़बड़ी हुई है, जानते हैं कि उसका हश्र बहुत ही गंभीर होने वाला है इन दोनों के लिए। और इसीलिए इनका सत्ता में बने रहना जरूरी है। और सत्ता में बने रहने के लिए इनको जरूरी है कि ये चुनाव जीते। और चुनाव अगर आप पॉपुलर वोट से नहीं जीत सकते हैं तो ये इनके प्रकार कुछ भी गड़बड़ करके चुनाव जीत सकते हैं, और यही कोशिश कर रहे हैं बिहार में। यशवंत जी, जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि कितने दिन मोदी सरकार चल पाएगी इसी तरीके से? क्योंकि अब तो अगर जनता भी सड़क पर आ गई है और जो कि देखिए साफ साफ बहुत कुछ, दिख रहा है। जी। मैं मानता हूं कि बिहार क्रांति की भूमि रही है। और ये एक अजीब संजोग है कि इस बार भी पूरे देश के भविष्य का दारोमदार बिहार के चुनाव के ऊपर निर्भर है। बिहार का चुनाव इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मोदी शाह की जोड़ी उसको हारना नहीं चाहती है, किसी कीमत पर जीतना चाहती है। और इसलिए सब गड़बड़ी हो रही है। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की तुलना में इस बार विपक्षी दल जो हैं वो जाग गए हैं, जमीन पर उतर गए हैं और ये काम कर रहे हैं। इस बार विपक्षी दल जो हैं वो फेसबुक और ट्विटर की राजनीति नहीं कर रहे हैं, जमीन पर उतर कर राजनीति कर रहे हैं। और मेरी जो खबर है वो ये है कि जहां जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहां उनको भयंकर जन समर्थन मिल रहा है। तो ये सारा कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि इस बार शायद धांधली नहीं चले। लेकिन फिर भी मन में शंका है कि है, और बिहार के लोगों को बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है और देश भर के लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। नहीं, लेकिन आपने मोदी शाह की जोड़ी की बात किया। आपको लगता है कि बिहार का चुनाव और जो भी नतीजा बिहार का आएगा वो मोदी शाह की जोड़ी को ले डूबेगा, बिहार का चुनाव? बिल्कुल, मेरे मन में तनिक भी इस बात को लेकर संदेह नहीं है कि बिहार का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन एनडीए जो है वो अगर बिहार का चुनाव हारती है और वहां पर इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो वो एक शुरुआत होगी पूरे देश से एक एनडीए का, बीजेपी का सफाया होने का। एक शुरुआत, एक महत्वपूर्ण शुरुआत। और वो फिर रुकेगी नहीं। आप जानती हैं इस बात को कि जब कोई चीज ढलान पर होती है तो उसके स्पीड को रोकना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आज शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी जल्दी इनका जो हवाई महल है, जो ताश के पत्तों का घर है, वो कितनी जल्दी ढह जाएगा। नहीं, तो आपको क्या दिख रहा है मोदी का हवाई महल ढहता हुआ? मुझे साफ दिख रहा है। नहीं तो इस तरह की भयंकर चालबाजी वहां पर नहीं होती। आप देखिए ना, 20-25 हजार वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप डिलीट कर देते हैं वोटर्स का नाम, ये लोग वोट दे ही नहीं सकते हैं। अगर ये परिस्थिति बनती है तो विधानसभा के चुनाव में 20-25 हजार वोट बहुत होता है। और फिर उस सीट को जीतना मुश्किल हो जाएगा किसी विपक्षी कैंडिडेट के लिए। और इसलिए ये लड़ाई बहुत जबरदस्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात पहले ये करते रहे हैं बीजेपी के लोग
और आगे भी इसको पूरी तरह से चुनाव आयोग के साथ मिलकर देश में जब कभी चुनाव होगा, प्रदेश में हो या देश के स्तर पर हो, वो इसी तिकड़म का इस्तेमाल करके उस चुनाव को जीतेंगे। नहीं, लेकिन यशवंत जी आपको क्या लग रहा है कि जनता तो सड़क पर आ गई है, लेकिन अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि इंडिया अलायंस सरकार बना लेगा। जनता का सपोर्ट है, वोट चोरी का कैंपेन काफ़ी प्रबलता से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी अगर चुरा कर ही सरकार बनाएगी तो फिर तो बीजेपी जीत जाएगी और लेजिटिमाइज़ कर लेगी अपने आप को और यही चोरी का मॉडल अब आगे राज्यों में भी होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर बिहार में इस चोरी के मॉडल को नहीं रोका गया, तो फिर हम शायद देश भर में कहीं और नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि बिहार में इसको रोका जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है, जनता के बीच में जाकर वो लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि शायद इस बार वोट चोरी ज्यादा मुश्किल हो। लेकिन इन सब के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि चुनाव कैसे कराता है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग अगर पूरी तरह से सरकार के साथ मिलकर और चुनाव में धांधली करना चाहता है तो फिर ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में सरकार भी एनडीए की है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार उनके साथ है। अभी जो कुछ वोट चोरी हो रही है वो बूथ लेवल पर कैसे हो रही है, बीएलओ के मार्फत। ये बीएलओ कौन लोग हैं? ये बहुत ही जनरली स्कूल टीचर्स हैं और भी जो नीचे स्तर के पदाधिकारी होते हैं वो लोग हैं, और उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, खास करके जब अब जब सरकार में है तो। उसका एक ही तरीका है कि जैसे 1977 में हुआ था कि कुछ काम नहीं आया और जेपी आंदोलन के बाद जो चुनाव देश का हुआ उसमें कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई, क्योंकि लोग जाग गए थे। मुझे अगर बिहार के भविष्य को लेकर और देश के भविष्य को लेकर कुछ भरोसा आज के दिन है तो इसी बात से है कि अगर लोग जाग जाएंगे तो फिर वो मोदी शाह हो चाहे चुनाव आयोग हो, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत आशान्वित हूं कि लोग जाग रहे हैं बिहार के और वो वोट चोरी चोरी रोकेंगे, क्योंकि अगर बिहार में वोट चोरी नहीं रोकी जाती है और अगर चुनाव आयोग के साथ मिलकर विकल्प बचता है कि वो शांतिपूर्ण संघर्ष सड़कों पर उतर के करना शुरू करें। दो तीन चीजें इधर बड़ी अजीब सी हुई हैं। एक तो उपराष्ट्रपति धनखड़ का गायब होना, ये किसी को पता ही नहीं है। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, किसी को पता ही नहीं है कि धनखड़ साहब हैं कहाँ। उस पर क्या कहेंगे यशवंत जी? आप जैसे सीनियर नेता और कई लोग इस पर बोल चुके हैं, जैसे संजय राउत ने तो कहा कि भाई हेबियस कॉर्पस हमें फाइल करनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी कहा। आपका क्या मानना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ अचानक से क्यों गायब हो गए होंगे? क्या उन पर दबाव है? उनको कहीं छुपा नहीं लिया नहीं, गया हम है? लोग किया गया है? देखिए जी। नीलू जी, हम लोगों का प्रजातंत्र जो है वो सिसकियां ले रहा है। वो इसलिए सिसकियां ले रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके देश में प्रजातंत्र छीन होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। अब धनखड़ के साथ जो कुछ हुआ है वो कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में ये संभव है। ये नॉर्थ कोरिया में संभव है, हो सकता है, लेकिन भारत देश में संभव होगा ये कोई नहीं मानता था। धनखड़ एपिसोड के पहले अगर कोई मुझसे कहता कि भाई ये हो जाएगा आपके वाइस प्रेसिडेंट के साथ तो वो एकदम लापता हो जाएंगे, तो मैं कतई विश्वास नहीं करता कि नहीं ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता है। लेकिन आज भारत की स्थिति जो है वो नॉर्थ कोरिया की तरह हो गई है, और शॉर्ट ऑफ ये कि तोप के सामने खड़ा करा के गोले से गोला दाग दिया, अब इस तरह की चीजें हो रही है कि लोग, और कौन से लोग, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अचानक गायब हो जा रहे हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इन सब बातों को देख रही है और जागेगी और इसका मुकाबला करेगी। लेकिन एक चीज और भी है, कुछ अजीब अजीब सी चीजें इस समय हो रही हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के बीच में। एक अजीब सी तनातनी चल रही है अंबानी वर्सेस अदानी की, और ओआरएफ वर्सेस जो ये सीआर चिंतन रिसर्च फाउंडेशन है, सीआरएफ। एक अदानी बैक थिंक टैंक है, एक दूसरा अंबानी बैक थिंक टैंक है। और लोग कह रहे हैं कि जयशंकर और डोवल में तनातनी शुरू हो गई है, और उसका खामियाजा हमारे फॉरेन पॉलिसी पर, नीतिगत फैसलों पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर लोग इस बात को लेकर चैट करने लगे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बाहरी ताकतें हमारे देश को एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं। अब ये कॉर्पोरेट प्रोसेस है या डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर कोई खेल है? आपको क्या लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रेंज सी सिचुएशन है? और यशवंत जी, और आप तो खुद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये एक के बाद एक सारा फॉरेन पॉलिसी फेल होना, इसके पीछे की वजह क्या है? और इस तरीके की चर्चा इस समय सत्ता के गलियारों में क्यों है कि एस जयशंकर बनाम अजीत डोवल इस समय चल रहा है? देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही साथ शुरू किया, वो जो हमारी परंपरागत विदेश नीति थी उससे हटके थी। एक तो उन्होंने ये किया कि इस विदेश नीति को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कब्जा किया। विदेश मंत्री की कोई हैसियत नहीं थी और किसी की कोई हैसियत नहीं थी। अकेले मोदी जी सब कुछ करना चाहते थे और उन्होंने किया भी। लेकिन वो जो उन्होंने गलबहियां लगाया विदेशी नेताओं को, उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं पड़ा, क्योंकि हर देश की विदेश नीति जो है वो इस बात को आगे रख के चलती है कि हमारे देश के हित क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और उसको आगे रख के हम चलेंगे तो कोई आके कितने भी गले लग जाए, कोई भी देश अपनी उस इंटरेस्ट को कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो, कि खास करके यूएस के साथ, तो आप जानती हैं कि मोदी जी ने कितनी कोशिश की, खास करके ट्रंप के साथ, कि ट्रंप उनके बिल्कुल यार बन जाए, मित्र ही नहीं यार। और इस बात को उन्होंने कहा भी, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो इस बार जब ट्रंप आए हैं तो उनको जो भी कारण हो, मोदी पसंद नहीं आए, और एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि वो मोदी के साथ साथ इंडिया को भी पनिश करना चाहते हैं। और ये हो रहा है, और इंडिया में जो कुछ खेल हो रहा है उसमें ये बहुत आसान हो जा रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, पता नहीं आपके ध्यान से गुजरा कि नहीं। 4 दिन पहले एक खबर छपी थी जिसमें ये था, खबर ये थी कि अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि जो कच्चा तेल हम रूस से सस्ती कीमत पर ले रहे हैं उसमें एक बड़ा खेल हुआ है, और एक कॉरपोरेट घराना इंडिया में है जिसने अनाप शनाप प्रॉफिट बनाया है। 4 दिन हो गए इसके, आज तक भारत सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। और ये बहुत आसान तरीका इसमें अपनाया गया कि सस्ता क्रूड तेल रूस से खरीदो, भारत में रिफाइन करो उसको। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर, एक खास कॉर्पोरेट घराने कितनी बड़ी रिफाइनरी है, तो वहां पर उसको रिफाइन किया गया, और फिर उस कॉर्पोरेट घराने को ये इजाजत दी गई कि वो इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर। तो कीमतें तो चढ़ी हुई हैं, तो सस्ते में खरीदो और हायर कीमत पर, हायर ऊंचे दाम पर बेचो। ये बहुत सिंपल खेल है। और उनका कहना है कि इसमें $16 बिलियन का हेरा फेरी हुआ है। ये उनके वित्त मंत्री का कहना है, अमेरिका के। और हम खामोश हैं, हमने एक शब्द इसके बारे में सरकार की तरफ से नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि वो जानते हैं कि ये मुद्दा नहीं बनेगा, देश के लोग इस खेल को समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह का
सब कुछ चल रहा है और गर्जन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार के ऊपर एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि कॉर्पोरेट का भी इतना जबरदस्त फायदा करा रहे हैं? यशवंत जी, ये सबका इलाज क्या है और इसका आउटकम क्या होना है अंत में? क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय की सिचुएशन है क्या। अब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी बिहार में या नहीं बनेगी, लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो वहां से फिर मोदी जी और शाह साहब का पतन कोई रोक नहीं सकता। आपने खुद बोला कि जैसे ढलान पर चीजें लुढ़कने लगती हैं और उसको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा ही होगा। ये होना अवश्यंभावी है और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और तिकड़म का इस्तेमाल करके नहीं हुआ, चुनाव आयोग जिस रास्ते पर चल पड़ा है, अगर उस रास्ते चुनाव आयोग चलता रहा, चेता नहीं, तो फिर लोगों के पास क्या बचता है? वो क्या कौन सा उपाय बचता है? यही बचता है ना कि वो सड़कों पर उतरे। आपको याद होगा जेपी मूवमेंट में लोग किस तरह सड़कों पर उतरे और इंदिरा गांधी जैसे पावरफुल नेता को उन्होंने अपदस्थ कर दिया जब चुनाव हुआ। तो इसलिए जनता जब जाग जाती है तो प्रजातंत्र में चाहे कितना भी तिकड़म किया जाए, ये लोग सत्ता में नहीं बने रह सकते हैं। और मेरी रूह कांपती है उस दिन का सोचकर, जबकि तिकड़म से ये सरकार में बने और जनता सड़क पर उतर जाए, तब कितना केओस होगा हमारे मुल्क में, ये कहना मुश्किल है आज के दिन। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार बहुत पहले मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई अब वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी को जनता उखाड़ फेंकेगी और उनको सिंहासन से खुद ही हटाएगी जनता। क्या जैसे हमने श्रीलंका और बांग्लादेश में हालात देखे थे, क्या वैसे आपको हालात भारत में भी, क्या ऐसे राह पर आकर भारत खड़ा हो गया इस समय कि वो वही चीज यहाँ भी प्ले आउट हो सकती है? देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो नौबत हमारे देश में नहीं आए, क्योंकि अगर वो नौबत आ गई तो फिर इतना केओस होगा इस मुल्क में, इतना सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर कोई संस्था भी नहीं बचेगी, कुछ नहीं होगा। जो लोग सड़क पर हो उनका राज होगा। ये तो हम नहीं चाहते हैं ना। मोदी जी एक एक कॉमा है हमारे इतिहास में। वो हटे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, लेकिन अगर वो चीजों का और सरकार के औजारों का इस्तेमाल करके गलत ढंग से सत्ता में बने रहेंगे, तो फिर जनता का जो गुस्सा है उसको उनको उसका उसको फेस करना पड़ेगा, उस मुकाबला करना पड़ेगा और वो बहुत बुरा दिन होगा, मुझे लगता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है चीजें, लेकिन मुझे वही डर लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और जनता को भी, और जिस तरीके से अब जनता की भी नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ एफआईआर और सेडिशन सबके केसेस लग रहे हैं, फिर ये उल्टा ये जो 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है, इस पर अंत में क्या कहेंगे? मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू को वाइंड अप करूंगी कि चलते चलते ये मॉनसून सेशन खत्म होते होते एसआईआर पर तो कोई जवाब मिला नहीं, न उस पर कोई चर्चा हुई, वोट चोरी का टाइटल भी उनके ऊपर चिपक गया, लेकिन ये जाते जाते ये मॉनसून सेशन के ये 130वां संविधान संशोधन लाकर मोदी जी आखिर क्या करना चाह रहे हैं, मोदी और शाह साहब? देखिए, ये उनकी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सारा जतन करने के बाद भी, सारा तिकड़म करने के बाद भी, अगर विपक्ष की कहीं सरकार बन जाती है किसी प्रदेश में, अभी है ना तमिलनाडु में और कहीं कहीं, अगर विपक्ष की सरकार बन जाती है किसी भी राज्य में, तो एक सिंपल सा डिवाइस है कि उसके चीफ मिनिस्टर को किसी आरोप में पकड़ लो, 30 दिन तक उसको जेल में रखो और उसके बाद स्वतः वो खत्म हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर के पद से हटना पड़ेगा उनको। तो ये एक
बहुत ही सिंपल लेकिन आपराधिक एक क्रिमिनल तरीका है चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके पद से हटाने का। मैं आशा करता हूं कि ये संशोधन जो है संविधान का, ये पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि अभी तो टीएमसी, आप, इन लोगों ने कहा है कि हम वो जेपीसी नहीं ज्वाइन करेंगे जो इसके ऊपर विचार करेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग जेपीसी में जाएंगे, उसको पास कराएंगे, फिर पार्लियामेंट में उसको पास कराएंगे और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा इसमें। लेकिन आप जानते हैं कि हर अत्याचार का मुकाबला केवल जनशक्ति से ही किया जा सकता है, और भारत में वो स्थिति पैदा हो रही है जब लोक शक्ति सड़कों पर होगी और सरकार में बैठे लोगों को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी को छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, ऐसे हालात बन चुके हैं देश में? बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं। टीवी बहुत टीवी जी। टीवी चैनल्स में बने हो या ना बने हो, मीडिया में बने हो या नहीं बने हो, जो भी वाकिफ है जमीनी हकीकत से इस देश का, वो जानता है कि देश में ये माहौल बन गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।